Hello student, welcome to online study on our YouTube channel. Please keep watching, like, subscribe, comment and share my videos. Today we shall read another part of the chapter, the interview written by Christopher Sylvester. As you know, in the first part we have seen the views of different persons about interview. Today in this part we shall read about an interview between Umberto Eco and Mukund Padmanabhan. Let's read the part second. I am a professor who writes novels on Sundays. Umberto Eco. ये उम्बर्टो इको की स्टेटमेंट है कि वो कहते हैं कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो संडे को नावल लिखता। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको। ये उम्बर्टो इको का जो इंटरव्यू लिया गया था उसमें से एक पार्ट लिया गया है। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। द हिंदू का एक एडिटर है, रिपोर्टर मुकुंद पद्मनाभन, उसने उम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया है। उम्बर्टो इको प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना। उम्बर्टो इको जो बोलोगना जो कि यूनिवर्सिटी है इटली में, उस वहाँ पर एक प्रोफेसर है। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडियाज ऑन सीमियोटिक्स। उन्होंने सीमियोटिक्स के ऊपर जो अपने विचार व्यक्त किए हैं उसके तौर पे उन्होंने एक एज ए स्कॉलर पॉपुलैरिटी गेन कर ली है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न टू राइटिंग फिक्शंस। यानी इससे पहले कि उसने नावल लिखना शुरू किया उससे पहले वो फेमस हो चुके थे सीमियोटिक्स के तौर पे। यानी उन्होंने सीमियोटिक्स के ऊपर लिखा। सीमियोटिक्स मीन्स होता स्टडी ऑफ साइंस के ऊपर। लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस यानी जो भी लिटरेचर से रिलेटेड वर्क होते थे उनके एक्सप्लेनेशन किया करता था वो। एंड मेडिवल एस्थेटिक्स, और मेडिवल एस्थेटिक्स के बारे में भी लिखा। एस्थेटिक्स होता है ब्यूटी से रिलेटेड जो थिंग्स लिखी जाती हैं उसके बारे में। उसके बाद फिर वो फिक्शन की तरफ टर्न हुए। फिक्शन मीन्स होता है नॉवेल्स। लिटरेरी फिक्शन, academic text, essays, children's books, newspaper article. His written output is staggeringly large and wide-ranging. उन्होंने लिटरेरी फिक्शंस, एकेडमिक टेक्स्ट, ऐसे, चिल्ड्रन की बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखे जो इंटेंसली, स्टैगरिंगली मीन्स होता है इंटेंसली, उसके लार्ज और वाइडिंग रेंजिंग आउटपुट थे, वर्क्स थे। In 1980, he acquired the equivalent of intellectual superstardom with the publication of The Name of the Rose, which sold more than 10 million copies. लेकिन जैसे ही 1980 में उनकी बुक छपी द नेम ऑफ द रोज, जिसकी 10 मिलियन कॉपी से ज़्यादा बिक गई, उसकी वजह से उनको एक इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम मिल गया। मतलब वहाँ पर लिटरेरी तौर पे वो बहुत ही फेमस हो गए, हाईएस्ट फेम मिली उनको। अब आगे हम रीड करेंगे कि कैसे मुकुंद पद्मनाभन ने उनका इंटरव्यू किया। मुकुंद, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क। मुकुंद ने अपने इंटरव्यू को स्टार्ट किया कहते हुए कि इंग्लिश नॉवलिस्ट और एकेडमिक हैं जो डेविड लॉज, उन्होंने एक बार रिमार्क किया, उन्होंने कमेंटेड किया, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। कि मैं तो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति ये सब चीज़ें कैसे कर सकता जैसे कि वो करते हैं। वो मतलब यहाँ पर इको, उम्बर्टो इको, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स। उम्बर्टो इको ने जवाब दिया कि हो सकता है कि मेरे को देखने से लोगों के मन में ये जाता हो कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ, बट इन द एंड, लेकिन अंत में मैं तो ये कहूँगा, आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। कि मैं सर्टन हूँ, मुझे कन्विंस है, अपने आप पर भरोसा है कि मैं एक जैसी ही चीज़ करता हूँ। यानी लोग उसको मानते हैं कि वो सिर्फ नावल ही नहीं लिखता, मतलब वो इतनी सारी चीज़ें करता है, तरह तरह के उसके बारे में इम्प्रेशन है, लेकिन उम्बर्टो इको को पता है कि वो क्या करता है। मुकुंद, विच चीज़, मतलब उसे पूछा कि क्या चीज़ करते हो आप। उम्बर्टो इको थोड़ा सा सरप्राइजिंग वे में कहते हुए, ना दैट इज़ मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन। यानी वो बात
अब यहाँ पर तुम्हारे सामने एक्सप्लेन करना मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, यानी मेरे कुछ फिलोसफिकल इंटरेस्ट है, मतलब लोगों को कुछ सीख देना चाहता हूँ, ऐसे इंटरेस्ट है मेरे। एंड आई परस्यू दैम थ्रू माई एकेडमिक वर्क एंड माई नावल्स, और उसको मैं फॉलो करता हूँ। परस्यू मीन्स होता फॉलो करता हूँ अपने एकेडमिक वर्क में, अपने नावल्स में। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, यहाँ तक कि जो मैं बच्चों के लिए भी बुक्स लिखता हूँ वो भी नॉन वायलेंस और पीस के बारे में है। यू सी, आप देखोगे द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट, यानी वो सभी के सभी ग्रुप हैं मोरल्स के ऊपर, फिलोसफिकल इंटरेस्ट के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर। यानी मैं तो एक फिलोसफी को यूज़ करता हूँ, मोरल पॉइंट बेस पे लिखता हूँ, तो वही सब मेरे वर्क्स में भी दिखाई देगा। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, और फिर एक और रहस्य है मेरे बारे में। डिड यू नो वट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसिस फ्रॉम द यूनिवर्स? क्या आपको पता है कि क्या होगा अगर आप ये एलिमिनेट कर दो, रिमूव कर दो एम्प्टी स्पेसिस फ्रॉम द यूनिवर्स, इस संसार में से एम्प्टी स्पेस को। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, यानी जितने भी एटम्स हैं उनमें से आप जो खाली स्थान है उनके बीच में अगर उसको एलिमिनेट कर दो तो वो खाली स्थान को, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट। तो ये जो यूनिवर्स है एक मेरी फिस्ट की तरह, एक मेरे मुक्के की तरह बन जाएगा, मेरी क्लोज्ड हैंड की तरह बन जाएगा। सिमिलरली वी हैव अ लॉट एम्प्टी स्पेसिस इन आवर लाइफ्स, तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी काफ़ी सारे एम्प्टी स्पेसिस हैं। आई कॉल दैम इंटरस्टिक्स, तो मैं उनको, उन एम्प्टी स्पेसिस को इंटरस्टिक्स का नाम देता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, से मीन्स होता सपोज कि तुम मेरे घर पे आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, तुम एक लिफ्ट में हो, एलिवेटर मीन्स होता लिफ्ट। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, और जब तुम ऊपर आते हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज एन इंटरस्टिक्स, ये एक इंटरस्टिक्स है, कैन एम्प्टी स्पेस है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसिस, तो मैं इन एम्प्टी स्पेसिस में काम करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर यूर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, यानी जब तुम एलिवेटर में फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे आए मेरे पास, उस समय मैं काम करता हूँ। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल लाप्स, तो उस समय में मैंने एक आर्टिकल राइट कर देता हूँ। मतलब वो थोड़ा सा सरप्राइजिंग वे में कहता है कि इतना हमारे, जब भी हमने कोई हमारे जो प्राइमरी वर्क होते हैं उनके बीच में एम्प्टी स्पेसिस होते हैं, तो उस समय में हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मुकुंद, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, मुकुंद ने अभी क्वेश्चनिंग की कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसा तो नहीं कर सकता। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज़ अ सर्टन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, यानी आपके जो नॉन फिक्शनल वर्क है, नॉन फिक्शनल का मतलब होता है अदर देन नावल्स, यानी एक तो फिक्शनल वर्क करता था, नावल्स लिखता था, उसके अलावा दूसरे वर्क भी लिखता था, जैसे कि आप लोगों ने पीछे देखा कि चिल्ड्रन बुक्स वगैरह, लिटरेरी फिक्शंस वगैरह, एकेडमिक टेक्स्ट ऐसे, चिल्ड्रन बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल, वो नॉन फिक्शनल में आ गए। तो वो कहते हैं कि आपके जो नॉन फिक्शनल वर्क हैं, आपके जो स्कॉलरली वर्क हैं, उनमें थोड़ा सा प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी है उसके बारे में। इट इज़ अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम रेगुलर एकेडमिक स्टाइल्स, यानी ये जो एक आप लोग रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, मतलब जो एजुकेशन से रिलेटेड वर्क लिखते हो, उससे थोड़ा सा डेविएशन है, उससे थोड़ा सा अलग है। विच इज़ इनवेरिएबल, डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, तो वो रेगुलर एकेडमिक को कहता है कि वो डीपर्सनलाइज्ड काम है जो एकेडमिक के बारे में लिखेंगे, और थोड़ा सा ड्राई और बोरिंग वर्क होता है एकेडमिक। हैव यू कॉन्शियसली अडोप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच, तो उसने, मुकुंद पद्मनाभन ने मर्टोइको से पूछा कि क्या आपने जानबूझकर इनफॉर्मल अप्रोच अडोप्ट करी लिखने के लिए, और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर स्वाभाविक तौर पे ही आपने ये ऐसा स्टार्ट कर दिया। मर्टोइको, व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डाइजर्टेशन इन इटली, डाइजर्टेशन मीन्स होता थीसिस, पीएचडी के समय जो बच्चे अपना थीसिस सबमिट करते हैं उसको डाइजर्टेशन बोलते हैं। तो जब मैंने इटली में अपना पहला डॉक्टरल डाइजेस्टेशन प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो हमारे प्रोफेसर में से एक ने कहा, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट्स, कि जो स्कॉलर्स हैं वो काफ़ी एक सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी कुछ सीखते, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और फिर वो काफ़ी झूठी अनट्रू गैसेस कर लेते, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड वो फिर उनको करेक्ट करते हैं, और अंत में दे पुट द कंक्लूजन, और वो लास्ट में कंक्लूजन रख देते हैं। यू ऑन द कॉन्ट्रेरी, यू मतलब उम्बर्टो इको के लिए है
कि लेकिन तुमने अपोजिट टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, कि तुमने अपने रिसर्च की कहानी के बारे में बताया, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, यहाँ तक कि तुमने अपने टेस्टिंग मेथड्स भी बताए। एट द सेम टाइम ही रिकॉग्नाइज आई वॉज राइट, यानी उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचाना, एडमिट किया प्रोफेसर ने कि मैं ठीक था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डाइजेटेशन एज अ बुक, और उन्होंने मेरी जो डाइजेटेशन था, जो थीसिस था, उसको एक बुक के तौर पे पब्लिश करवा दिया। विच मीन्ट ही अप्रिसिएटेड इट, जिसका मतलब था कि उसने मेरी बुक को, मेरी थीसिस को एडमायर किया। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन। तो उस समय जब मैं 22 की एज का था, मैं समझ गया कि स्कॉलरली बुक्स को भी उसी तरीके से लिखा जाना चाहिए था जिस तरीके से मैंने लिखा है। बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, कि हमें रिसर्च के बारे में अपनी स्टोरी बतानी चाहिए। दिस इज वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट। तो इसलिए जो मैं कभी भी अपने एसे लिखता हूँ तो उनमें एक नरेटिव एस्पेक्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव एस्पेक्ट होता है, मैं उनको डिस्क्राइब करता हूँ। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नारेटिव सो लेट। तो इसीलिए मैंने बाद में नारेटिव्स लिखना, नावल्स को नारेटिव वो भी बोलते हैं, एट द एज ऑफ 50 मोर आर लेस, यानी लगभग 50 की एज पर मैंने नारेटिव्स या नावल्स लिखना शुरू किया। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, यानी मुझे याद है कि मेरा जो एक मित्र था, गहरा मित्र था रोलैंड बार्थेस, वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड रहता था। ये बात सोचकर दैट ही वॉज एन एसिस्ट एंड नॉट ए नावलिस्ट, कि वो एक एसिस्ट है ना कि नावलिस्ट। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वो क्रिएटिव राइटिंग करना चाहते थे एक या दूसरे दिन कभी भी, बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी उनकी डेथ हो गई। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, तो मैंने कभी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं की। आई स्टार्टेड राइटिंग नावल्स बाय एक्सीडेंट, तो मैंने जो नावल लिखना जो शुरू किया, बाय चांस लिखना शुरू किया। आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, इसलिए फिर मैंने लेकिन शुरू कर दिया। नावल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नारेशन, नावल्स ने जो मेरा जो टेस्ट था, मेरी जो रुचि थी कि मैं नारेट करना चाहता हूँ, उस चीज़ को नावल्स ने सेटिस्फाई किया। मुकुंद, टॉकिंग अबाउट नावल्स, नावल के बारे में बातें करते हुए, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, यानी आप एक एकेडमिक के तौर पे फेमस हुए, लेकिन बाद में आपने जब द नेम ऑफ द रोज लिखी तो आप बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। यू हैव रिटन 5 नावल्स अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शंस, यानी आपने 5 नावल लिखने हैं इन कंपैरिजन स्कॉलरली वर्क्स के या नॉन फिक्शन वर्क में, एट लीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम, यानी आपने 5 नावल्स लिखे और लगभग 20 नॉन फिक्शन वर्क्स लिखे। अम्बर्टो इको ओवर 14, अम्बर्टो इको ने उनको करेक्ट किया कि नहीं, लगभग 40 से ऊपर। मुकुंद ओवर 40, यानी 40 से ऊपर। अमंग दैम अ सिमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सीमियोटिक्स, यानी उनमें से एक क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क भी है सीमियोटिक्स के ऊपर। सीमियोटिक मतलब होता है साइंस सिस्टम के ऊपर। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो इको एंड दे विल से, लेकिन अगर हम लोगों से पूछें अम्बर्टो इको के बारे में, वो हमेशा यही कहेंगे वो ही इज़ द नावलिस्ट, कि वो तो एक नावलिस्ट है। डज दैट बॉदर यू, क्या इससे आपको कभी परेशानी होती है? अम्बर्टो इको, यस, हाँ, बिकॉज आई कंसीडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, क्योंकि मैं अपने आप को एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समझता हूँ। हु राइट्स नावल्स ऑन संडे, जो संडे को नावल लिखता है। इट इज़ नॉट अ जोक, ये कोई मजाक की बात नहीं। आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसिस, मैं एकेडमिक मतलब जो शिक्षा से संबंधित एजुकेशन से रिलेटेड मीटिंग होती है, मैं उनमें पार्टिसिपेट करता हूँ। नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर, ना कि उन मीटिंग्स में जो पेन क्लब्स की होती हैं, राइटर की होती हैं, मतलब जो ये बुक्स लिखने वाले होते हैं, नावल लिखने वाले, उनकी मीटिंग में मैं कभी नहीं जाता। मैं एकेडमिक मीटिंग अटेंड करता हूँ। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी, मैं अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी के साथ जोड़ता हूँ। बट ओके, लेकिन ठीक है, करेक्ट है, कोई बात नहीं। इफ दे मोस्ट पीपल हैव रेड ओनली द नावल्स, कि अधिकतर लोगों ने मेरे नावल्स पढ़े हैं। लाफ्स एंड श्रग्स, थोड़ा सा हंसता है, थोड़ा सा अपने आप को ट्विस्ट करता है। आई नो दैट बाय राइटिंग नावल्स, मैं जानता हूँ कि नावल लिख के आई रीच अ लार्जर ऑडियंस, कि मैं काफ़ी लोगों के बीच में पहुँच जाता हूँ।
आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टफ ऑन सीमियोटिक्स। मैं उम्मीद नहीं कर सकता कि अगर मैंने सीमियोटिक्स के ऊपर लिखा होता, सीमियोटिक्स के ऊपर, कि मैं 1 मिलियन रीडर के पास पहुंच पाता। मुकुंद, विच ब्रिंग्स मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन करना चाहता हूँ। द नेम ऑफ द रोज इज़ अ वेरी सीरियस नावल। द नेम ऑफ द रोज एक सीरियस नावल है। इट इज़ अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, यानी अगर एक लेवल पे देखें तो एक डिटेक्टिव यार्न है इसके अंदर, मतलब ये एक जासूसी से रिलेटेड है। बट इट आल्सो डेल्व्स इनटू मेटाफिजिक्स, लेकिन ये गोज डीप जाता है, मतलब गहराई से अगर देखें तो अध्ययन करता है मेटाफिजिक्स का। मेटाफिजिक्स होता है स्पिरिचुअल से रिलेटेड, आध्यात्मिक ज्ञान से, थियोलॉजी से, रिलीजन की साइंस के बारे में, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। येट इट एंजॉयड अ ह्यूज मास ऑडियंस, लेकिन फिर भी इसकी काफ़ी ऑडियंस है, काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा है। वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस, क्या आप इससे कन्फ्यूज हुए। हम्बर्टो इको, नो, नहीं, जर्नलिस्ट आर पजल्ड। मैं पजल नहीं हूँ, जर्नलिस्ट पजल हैं, एंड सम टाइम पब्लिशर, और कई बार तो पब्लिशर। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस। और ऐसा इसलिए क्योंकि जर्नलिस्ट और पब्लिशर ऐसा बिलीव करते हैं लोगों को रबिश चीज़ें पसंद हैं, एंड डोंट लाइक डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस, और वो सोचते हैं कि लोगों को जो डिफ़िकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस है वो पसंद नहीं करते। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लानट, एंड मान लो इस प्लानट इस अर्थ पे रहने वाले 6 बिलियन लोग हैं। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपी। द नेम ऑफ द रोज की 10 से 15 मिलियन कॉपी बिकी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर। तो इस प्रकार मैं एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर के पास ही पहुंच पाया। बट इट इज़ एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर हु डू नॉट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि ये अच्छे लोग भी हैं इस लाइफ में कि जिनको इजी एक्सपीरियंस पसंद नहीं है, और एटलीस्ट डोंट ऑलवेज वांट दिस, और जो हमेशा ट्रेसिस को लाइक नहीं करते, लाइटफुल रीडिंग को लाइक नहीं करते। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर, यानी डिनर के बाद 9 PM पर मैं भी टेलीविज़न वॉच करता एंड वांट टू सी आइदर मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम, और ये टेलीविज़न प्रोग्राम देखता हूँ। आई इन्जॉय इट एंड आई नीड इट, मैं इनको इन्जॉय करता हूँ और मुझे ज़रूरत भी है, बट नॉट ऑल डे, लेकिन हर रोज़ तो नहीं। मुकुंद, could the huge success of the novel have anything to do with the fact that it dealt with a period of medieval history that। तो मुकुंद पद्मनाभन उम्बर्टो इको से पूछते कि नावल की जो ह्यूज सक्सेस हुई है क्या उसके पीछे मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड कोई तथ्य है या उसका कोई लेना देना है। उम्बर्टो इको, दैट इज़ पॉसिबल, हाँ हो सकता है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, लेकिन मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। बिकॉज आई ओपन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, क्योंकि मैं हमेशा एक चाइनीज बुद्धिमान व्यक्ति की तरह कहानियाँ बताता हूँ, नारेट करता हूँ। माई अमेरिकन पब्लिशर सैड वाइल सी लव्ड माई बुक, यानी मेरे जो अमेरिकन पब्लिशर थे जब उसको मेरी बुक पसंद आई, शी डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3,000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नो बडी हैड सीन अ कैथीड्रल और स्टडीज लैटिन। तो जो मेरी पब्लिशर थी उसने ऐसा की थी कि 3,000 से ज़्यादा कॉपी नहीं बिकेंगी उस ऐसे देश में जहाँ पर लोगों ने कैथेड्रल को नहीं देखा हो, कैथेड्रल मीन्स होता चर्च को, और जिन्होंने लैटिन ना पढ़ी हो। सो आई वॉज गिवन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज़, तो इसलिए मुझे 3,000 कॉपीज़ का एडवांस मिला, पैसा मिला। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन द US, लेकिन अंत में US में ये 2 से 3 मिलियन कॉपीज इसकी बिक गई। A lot of books have been written about the medieval past far before mine, यानी मेरे से पहले भी काफ़ी सारी पुस्तकें लिखी गई मेडिवल पास्ट के बारे में, मध्यकालीन पास्ट के बारे में। आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री, यानी मेरा मानना है कि जो ये बुक मेरी जो सक्सेसफुल हुई उसके पीछे कोई सीक्रेट है। नो बडी कैन प्रोडिक्ट इट, कोई नहीं बता सकते इसको। आई थिंक इफ आई हैड रिटन द नेम ऑफ द रोज 10 years अर्लियर और 10 years लेटर, कि अगर मैंने द नेम ऑफ द रोज को 10 साल पहले या 10 साल बाद में लिखा होता, इट वुड नॉट हैव बीन द सेम, तो शायद इसकी ऐसे पॉपुलैरिटी ना होती। वाई इट वर्क एट दैट टाइम इज़ अ मिस्ट्री, यानी ये कैसे बना, कैसे सक्सेसफुल हुई, ये एक मिस्ट्री है। दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट, थैंक यू, प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, डोंट फॉरगेट टू like and subscribe my channel
It will inspire me for more and more better content.